हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का लैंग्वेज गुरु चैनल के इस नए वीडियो में हार्टी वेलकम। आज का अपना नया वीडियो आरबीएसई बोर्ड इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक रेनबो रखी गई है उसका सेकंड लेसन रूम 10/8 पर आधारित है। इस लेसन में एक कहानी जो कि वर्तमान समाज में व्याप्त पीढ़ी अंतराल को रेखांकित करती है। इस शॉर्ट स्टोरी में लेखक के.एस. दुग्गल ने बहुत ही मार्मिक चित्रण एक दंपति का किया, जिसमें हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से एकल परिवार बहुत ही नकारात्मक विचारों में जीवन जीते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनके प्रति देखभाल उचित तरीके से न की जाती है। इस पर यह कहानी आधारित है। रूम 10/8 कहानी के विषय में हम इसका केंद्रीय भाव समझते हैं। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप विच इज emerging as a serious threat to our social fabric. The story highlights how complacency, possessiveness, lack of proper understanding and mutual love and care can widen this gap. The writer voices his grave concern over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by the modern fashionable society. It is a thought-provoking story written in a satirical vein. मिस्टर के.एस. दुग्गल बताते हैं इस लेसन के माध्यम से, जिसमें इस लेसन का, इस स्टोरी की मुख्य जो थीम है वो ये है जनरेशन गैप। This lesson is based on the theme generation gap which is emerging as a serious threat, जो कि बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में हमारे समाज में देखने को मिलती है। टू आवर सोशल फैब्रिक, जो कि हमारे सामाजिक ताने बाने को बिल्कुल नष्ट करने पर तुली है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें ये एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे संयुक्त परिवार को ले डूबी है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लिकेंसी, पॉजेसिवनेस, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप। और किस प्रकार से यह आपसी प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और बड़े बुजुर्गों की देखभाल के जो हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं उनका यह ह्रास होता जा रहा है। द राइटर वॉइसेज हिज ग्रेव कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग वंस ओन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी। आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में जिस प्रकार से वैश्वीकरण का दौर और भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, इसमें के.एस. दुग्गल हमें बताते हैं कि ये एक टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इल ट्रीटिंग, दुर्व्यवहार करने की, वंस पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता और दादा दादी या नाना नानी के प्रति इस नई युवा पीढ़ी का दुर्व्यवहार अक्सर देखने को मिलता है। और आज के इस भौतिकवाद और विशेष रूप से मोबाइल युग में
सब अपने अपने मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के प्रति किसी को कोई चिंता नहीं, उनके खान पान, उनकी देखभाल के प्रति पर्याप्त रुझान देखने को नहीं मिलता। इट इज ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन ए सैटायरिकल वेन। केएस दुग्गल, यह कहानी एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है और इस व्यंग्यात्मक शैली की कहानी बड़ा ही मार्मिक चित्रण, एक बहू का अपनी सास के प्रति किस प्रकार का सोच है, किस प्रकार का रवैया है, और अंततोगत्वा वो खुद जैसी सोच रखती है वैसा ही खुद के जीवन में देखने को मिलता है। यही इस शॉर्ट स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है या इसका कहानी का सारांश है। ए रूम 10/8 के करैक्टर्स, पात्र कौन कौन से इस स्टोरी में, उनका उल्लेख कर लेते हैं। मिस्टर मलिक, मुख्य पात्र मिस्टर मलिक है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है। सेकेंड, मिस्टर मलिक्स मदर, मिस्टर मलिक की माँ, जो कि जनरेशन गैप की सबसे अधिक शिकार महिला है। थर्ड, मिसेज मलिक, जो कि मिस्टर मलिक की वाइफ है। फोर्थ, मिस्टर मलिक सन, मिस्टर मलिक का एक लड़का है। मिस्टर मलिक्स डॉटर, एक मिस्टर मलिक की पुत्री है। मिस्टर मलिक्स डॉटर इन लॉ, मिस्टर मलिक की पुत्र वधू। और लास्ट, आर्किटेक्ट, शिल्पकार यानी नक्शा नवीश, जो कि नए भवन के नक्शे ड्राफ्ट करता है। तो ये 7 मुख्य रूप से इस कहानी के पात्र है और विशेष रूप से मिसेज मलिक एंड मिस्टर मलिक्स मदर या मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इस शॉर्ट स्टोरी के इम्पोर्टेंट नोट्स पर हम चर्चा करते हुए इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे। स्टार्टिंग किस प्रकार से होती है? दिस रूम माइट बी 10/8 सेज मिसेज मलिक टू आर्किटेक्ट। इस कहानी के का प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि आर्किटेक्ट और मिसेज मलिक के बीच बातचीत हो रही है। एक टेबल पर नक्शा बना हुआ है, रखा हुआ है, जिस पर बातचीत कर रहे हैं कि एक 10/8 का एक कमरा अवश्य होना चाहिए, जैसा नक्शा बनाते समय उन्होंने कहा था। दूसरा, मलिक की फैमिली इज गोइंग टू मेक ए हाउस इन दिल्ली। मलिक परिवार एक मकान बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। दे हैव परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा सबसे पहले, जो कि दिल्ली के बहुत ही आधुनिक कॉलोनी में गिना जाता है। उस क्षेत्र में उन्होंने एक प्लॉट खरीदा या खरीदते हैं। मिसेज मलिक डिसाइड्स दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द हाउस। इस कहानी में मिसेज मलिक यह तय करती है कि मैं मकान पूर्ण हो जाने पर दिल्ली में ही रहूंगी, दिल्ली में ही निवास करूंगी। शी विल स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड इज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन। यदि उनके पति का दूसरे स्थान पर भले ही ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, लेकिन वो निश्चित रूप से दिल्ली में ही बसेगी, ऐसा उन्होंने तय कर लिया। शी इज सिक ऑफ हर हस्बैंड्स फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। वह अपने पति के बारंबार बहुत ही अल्प समय में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर
स्थानांतरण हो जाने से बहुत अधिक दुखी होगी। सिक या सिक का मतलब बीमार से नहीं है, दुखी होने से, परेशान होने से। नाउ दैट द चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इट इज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, उन्हें एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बार बार शिफ्ट करना, एडमिशन दिलाना, स्थानांतरित करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा ये मिसेज मलिक सोचती है।